आपका बैच है, सब लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं और स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। हाँ सर। तो आपका यही बैच है, आज से शुरू कर रहा हूँ 12 मई 21, 21-23 और बायोलॉजी पहले क्लास 11 से हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजी आपने 6 क्लास में भी पढ़ी होगी, 7th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी, 9th 10th में पढ़ी होगी। बहुत सारी बातें आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ी है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो नीट को ध्यान में रख के पढ़ेंगे और नीट के लेवल से पढ़ेंगे। बातें हम लोग पूर्णतः डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे, लिखने की कोशिश कम करेंगे। वैसे आपके सीनियर बताएंगे कि मैं लिखाने में बहुत विश्वास नहीं करता। हाँ, बात आपको समझ में आनी चाहिए, पूरा कंसेप्चुअल, क्योंकि साइंस है। यहाँ पर नोट्स बनाने से कोई विशेष फायदा नहीं होने वाली है। अब लेकिन सबसे पहली बात ये उठती है कि बायोलॉजी में 11th में आपको पढ़ना क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि 11th में क्या क्या टॉपिक है और वो क्या कहता है। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। यस सर, बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है सर। तो 11th में आपका जो पहला टॉपिक है या जिसको आप यूनिट कहते हैं, तो ये पहला यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है? जीवों का संसार। इस पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीव हैं उन सारी जीवों को एक साथ हम लोग लिविंग वर्ल्ड के अंदर रखते हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये पहली बात आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। लिविंग वर्ल्ड के बारे में आप पहले से भी जानते हैं और इसमें ये एक टॉपिक है, पहला चैप्टर है जिसे आप कहते हैं इंट्रोडक्शन। वो क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। वो क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। कि लिविंग वर्ल्ड क्या है? आप सब लोग जानते हैं लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग क्या है। लेकिन सबसे पहले लिविंग को जानने के लिए क्या करना? खैर, तो पहला यूनिट है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल की स्ट्रक्चर, इंटरनल और स्ट्रक्चर एक्सटर्नल। इसे हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। सब बैकग्राउंड में आवाज आ रही है सर। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन प्लांट एंड एनाटॉमी इन एनिमल। बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर जब तक आपके हम लोग बैकग्राउंड सेल से के बारे नॉइज में आ नहीं रहा है। जानेंगे तब तक हम एनाटॉमी यानी टिश्यू क्या समझेंगे। तो तीसरा यूनिट है बेटा आप लोगों का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिसमें एक चीज, पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमॉलिक्यूल और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।
हम लोगों को सबसे पहले यहीं से अपनी बात शुरू करनी है। आपको जो सिलेबस भेजा गया होगा या यूनिट प्लान भेजा जाएगा, उसमें पहले इसी की चर्चा होगी। क्लियर? तो हम लोग इसमें दोनों सेल और बायो मॉलिक्यूल को साइड बाय साइड शुरू में पहले जानेंगे। ये इसलिए भी जानेंगे कि आप 9th और 10th में सेल और बायो मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, और जब तक हम सेल और बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको नहीं बताएंगे, तब तक आप आगे की बात पहली बात ही नहीं समझ पाएंगे। सब लोग जानते हैं कि सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और बायोमॉलिक्यूल 4 तरह के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इन बातों पर हम लोगों को ध्यान देना है। खैर, अब आइए कि ये 3 यूनिट के बाद और क्या पढ़ना है बायोलॉजी में, वो देखते हैं हम लोग। तो चौथा यूनिट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, और 5वां यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, उधर हो गया सेल एंड स्ट्रक्चर, और हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल एंड प्लांट, और डाइवर्सिटी। यही 5 टॉपिक है, और ये सारी चीजें मोर और लेस आप 11th में पहले 10th में 9th में पढ़े हुए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में देखें तो क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सब आपका जाना पहचाना है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, बैकग्राउंड में किधर से आवाज आ रहा है? अब आवाज नहीं आ रहा है, ठीक हुआ? आप अपने आप को म्यूट करिए। आप लोग, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? आप सर, आपकी फैन की आवाज आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? नो सर। No, sir. Now it's fine, sir. खींच रहा होगा माइक लगा। अगला टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम, केमिकल कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन सारी बातों को समझ, आप लोगों ने देखा कि ये आपकी सिलेबस है 11th की, लेकिन फिर भी हम लोगों को एज ए इंट्रोडक्शन सबसे पहले सेल तो हम शुरू करेंगे, बायोमॉलिक्यूल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो जरूरी जानना होगा कि लिविंग वर्ल्ड है क्या और लाइफ क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग लिविंग वर्ल्ड पर आज चर्चा करते हैं। ये आपका यूनिट 1, यहां है क्या नाम, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें ये 4 चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन उन चीजों को छोड़कर
हम लोग पहले आएंगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में कौन सी बातें हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में कौन सी बातें जानने के पहले ये देखें आप कि डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में आपका टेक्स्ट में क्या कहा गया है। कहता है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। पहले ही बायोलॉजी की डिफिनीशन आई कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड द लिविंग प्रोसेस, कि लिविंग प्रोसेस और लाइफ के साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ साइंस बायोलॉजी का दूसरा नाम लाइफ साइंस, बायो साइंस या साइंस ऑफ लाइफ। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity in living organism। अब बायोलॉजी के बाद लिविंग वर्ल्ड क्या है, तो डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं उनमें भिन्नताएं। अर्ली मैन कुड easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। Early man defined some of the inanimate matter, कौन कौन, wind, sea, fire, etc। and living में क्या डिफाइन किया, animal and plants। A common feature of such form of inanimate and animate object was the sense। इन लोगों के अंदर sense of awareness or fear that they evolve। The description of the living organism including human being begin much later in human history। Society which indulge in anthropocentric, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है मानव से रिलेटेड, मानव पर केंद्रित, व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। यानी शुरुआत के दिनों में मनुष्य ने मनुष्य के बारे में बहुत कम बातें जाना। सिस्टमेटिक and monumental description of life form brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। कि शुरू में हम लोगों ने आवश्यकता महसूस किया कि आइडेंटिफिकेशन जीवों की पहचान, नोमेनक्लेचर उनका नामांकन और उनकी वर्गीकरण। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्नाइज ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली और वर्टिकली, माने एक दूसरे में सीधे सीधे और एक से ऊपर। That are present day living organisms are related to each other and also all organisms that ever lived on the earth। इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोलॉजी जान करके ये समझ पाए कि जो आज पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से शेयर करते हैं, उनके एंसिस्ट्रल स्टॉक कॉमन है और वे पृथ्वी पर एक ही तरह के एंसिस्टर से पैदा हुए हों। यानी इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में बायोलॉजी में हमने जाना कि इवॉल्विंग कैसे हुई।
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली और वर्टिकली, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। जो कभी इस पृथ्वी पर रहते थे उनसे भी रिलेटेड है आज के जीव, और जितने भी आज के जीव रहते हैं इस पृथ्वी पर सब एक दूसरे से रिलेटेड है। Was revelation which humbled man and led to cultural movement, सभ्यताएं for conservation of biodiversity. In this following chapter of the unit, you will get to description including classification. इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर क्लासिफिकेशन एनिमल का, प्लांट्स का और बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का। दूसरे चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में जाने, तीसरा प्लांट्स और चौथा एनिमल। और इस तरह के अध्ययन को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं, और टेक्सोनॉमी जानने वाले को टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो टेक्सोनॉमिस्ट की प्रोस्पेक्टिव को इस यूनिट में हमें जानना है। तो जब तक हम सेल और बायोमॉलिक्यूल की जानकारी नहीं रखते हैं तब तक इस यूनिट को हम भलीभांति नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लिविंग के बारे में जानेंगे। लिविंग वर्ल्ड क्या है, तो आइए देखते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ना है। पहली बात पढ़नी है व्हाट इज लिविंग। बायोलॉजी आप पढ़ने आते हैं तो कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि लाइफ साइंस को बायोलॉजी कहते हैं या स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले वो पूछेगा तो कि लाइफ क्या है, उसी को टॉपिक बनाया गया है व्हाट इज लिविंग। दूसरा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तीसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और चौथा है टैक्सोनॉमिक एड। पहली बात है व्हाट इज लिविंग। द लिविंग वर्ल्ड, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। The extraordinary habitat in which we find living organism, be it good mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert, hot spring, leave us speechless. ये अमेजिंग है। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, उछलते हुए घोड़े, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर, अट्रैक्टिंग शार्क, इवॉक एवी एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। ये सब आश्चर्यचकित करने वाले। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। कन्फ्लिक्ट माने विरोध, कोऑपरेशन माने सहयोग। Among the member of population, among the population of community, even the molecular traffic inside the cell, सेल के अंदर मॉलिक्यूल का प्रवाह, make us deeply reflection on what indeed in life। इन सारी चीजों को देख करके हम लोग कौतूहल बस यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में ये चीजें सब लाइफ में कैसे हुई। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। यह आपका जो प्रश्न है उसके अंदर दो प्रश्नों को छोड़ता है। पहला, द फर्स्ट,
is a technical one and seek answer to what living is as opposed to the non-living. कि पहला टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। दूसरा, सेकंड इज ए फिलोसफिकल क्वेश्चन, दार्शनिक क्वेश्चन है, एंड सिक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को साइंस के दुनिया में बहुत बढ़िया आंसर नहीं दे सकते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, लेकिन हम लोग पहला क्वेश्चन उसके आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन लिविंग, व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग किसे कहते हैं और वे नॉन लिविंग से अलग कैसे, या नॉन लिविंग क्या है। तो हम सारी बात समझ करके ये समझे कि लिविंग किसे कहते हैं, यह जानने की जरूरत है। तो आइए देखिए क्या है व्हाट इज लिविंग। आपसे मैं पूछूंगा, आप तरह तरह के प्रश्नों का बात करेंगे, तरह तरह का उत्तर देंगे कि लिविंग क्या है। लेकिन आइए आपकी किताब क्या डिफाइन करता है। When we try to define the living, we conventionally look for the distinctive character exhibited by living organism. जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं, आप लोग भी डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि लिविंग वो है जिसमें ग्रोथ की क्षमता है, लिविंग वो है जो रिप्रोडक्शन करता है, लिविंग वो है जो एबिलिटी रखता है सेंस करने के लिए, इन्वायरमेंट से सेंस करता है, रिस्पॉन्ड करता है, mount a suitable response come to our mind। ये हम लोगों के दिमाग में बात आती है लिविंग के बारे में। Immediately as unique feature of living organism, one can add few more feature like, कुछ लोग और भी बोलेंगे जैसे मेटाबॉलिज्म भी लाइफ की क्राइटेरिया है, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, self-recognized, interact and emergence to this list। अब आइए हम लोग वन बाय वन ये देखें कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस। बेसिक यूनिट सेलुलर। ये 5 चीजों पर, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस। ये 5 चीजें, ये 5 आधार है जिस आधार पर हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। पहला क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। कहता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के 2 कैरेक्टर कौन कौन है? पहला इंक्रीज इन मास, दूसरा इंक्रीज इन नंबर। या तो मास में इंक्रीज करें या नंबर में इंक्रीज करें। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। ये ध्यान देने की बात है कि प्लांट्स में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, क्योंकि जीवन पर्यंत उनमें क्या होता है? सेल डिवीजन होते रहता है।
However, cell division occur in certain tissue, replace the cell. Unicellular organism grow by cell division. One can easily observe that in vitro. In vitro मतलब laboratory में. Culture by simply counting the number of cell under the microscope. In majority of the higher plants and animal, growth and reproduction, बहुत important point है. Growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered growth. Non-living object also grow. We take the increase in body mass as the criterion for growth. Mountain, boulders and sand mound also grow. ये लोग भी ग्रो करते हैं. इसका मतलब हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होता है. इसका दूसरा मतलब होगा कि लिविंग ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. However, this kind growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. यानी आप लोगों ने समझा कि लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होता है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ उसके अंदर होता है, नॉन लिविंग में ग्रोथ उसके बाहर होता है. ग्रोथ इज देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Condition under which it can be observed in all living organism have to be explained. यह बात सही है कि दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन ग्रोथ के आधार पर लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है और वो कैसा होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होता है. And then we understand that it is characteristic of living system, because dead organism do not grow. तो इस प्रकार आपने देखा कि लिविंग की 5 क्राइटेरिया है. पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है क्या मेटाबॉलिज्म, और चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है कॉन्शसनेस. तो आज हमने आपको केवल ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ. फिर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे कि लाइफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसे आप लोग कहते हैं व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ के लिए क्या आवश्यकता है. अपने अपने आप को म्यूट कर लें, आवाज आ रही है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी एक कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ, जो कल आप लोगों ने देखा. आज दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस. फिर क्या है, तीसरा मेटाबॉलिज्म, और चौथा क्या है, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्शसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस. तो आज 3 बात, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्सिवनेस पर हम लोग चर्चा करेंगे. पहली बात क्या है, रिप्रोडक्शन. Reproduction likewise a characteristic of living organism in multicellular organism. कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस प्रकार. In multicellular organism, reproduction refer to the production of progeny
pausing feature more or less similar to the parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोजेनी पैदा होते हैं जो कुछ हद तक अपने माता पिता से मिलते हुए या कुछ डिफर होते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आल्सो बाय एसेक्सुअल मीन्स, यानी रिप्रोडक्शन कितने तरह के हो गए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मीडियम ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। आप लोग अपने आप को म्यूट करिए, आवाज आ रही है, म्यूट करिए, दूसरे बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी। तो ईस्ट और हाइड्रा के केस में ईस्ट और हाइड्रा ईस्ट और हाइड्रा बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। वहीं प्लानेरिया और फ्लैटवर्म रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा, मॉस all easily multiply by fragmentation. आपने देखा कि एसेक्सुअल मीन्स में क्या है, स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन, ट्रू रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन। ये चारों बात क्या है, आइए मैं आपको समझा दूं। अब ये देखिए बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, अमीबा और पैरामीशियम और बैक्टीरिया, इसके द्वारा भी मल्टीप्लाई कर रहा है। दो डॉटर सेल बन गया। बडिंग, parent cell produce but it get detached from parent body and develop into new individual। इसमें ईस्ट में और हाइड्रा में देखिए यही बड बन रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर किसमें बनता है, फर्म में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। फंजाई जब पढ़ेंगे तो और डिटेल बताओ। फ्रेगमेंटेशन, organism with filaments body break into more fragment and each fragment grow into new individual। स्पाइरोगायरा यानी एल्गी में होता है, मॉस में होता है, रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। Organism body break up into one or several part and each part develop into new individual।
प्लानेरिया में। देखिए ये प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया, ये 3 टुकड़ा में कटा। ऊपर वाला पार्ट देखिए होल प्लानेरिया बना लिया, नीचे वाला पार्ट भी होल प्लानेरिया बना लिया, और बीच वाला पार्ट भी होल प्लानेरिया बना लिया। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है पोटैटो में, ओनियन में, जिंजर में, मिंट इत्यादि में। तो इस प्रकार आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। कहता है कि व्हेन come to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonyms to growth. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ। अगर सेल की संख्या बढ़े तो हम लोग ग्रोथ कहेंगे। एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज द सेल नंबर और मास। Hence we notice that the single cell organism, we are not very clear the use of this two term growth and reproduction। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग डिफाइन करना संभव नहीं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल, स्टेराइल, वर्कर हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इन लोगों में रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता यानी क्या ये ऑर्गेनिज्म नहीं है? और अगर ऑर्गेनिज्म है और रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इसका मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो जिस तरह हमने बोला था ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, उसी तरह रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। आर यू अंडरस्टैंड? हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism। ये रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। Of course, no non-living object is capable to reproduce और रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ। तो आपने जाना कि रिप्रोडक्शन भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और ग्रोथ भी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के द्वारा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, इसलिए ये दोनों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। लाइफ की प्रॉपर्टी है लेकिन नॉन डिफाइनिंग है। अब तीसरी बात कि another characteristic of life is metabolism। All living organism made up of chemical. This chemical is small or big belong to the various class, size and function etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules। शरीर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स 4 प्रकार के हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। दिस कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये बायोमॉलिक्यूल कन्वर्ट होते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इसके कन्वर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। These are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक साथ हजारों बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, बी दे चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की परिभाषा क्या है? द सम टोटल ऑफ
all the chemical reaction occurring in our body is metabolic. जो भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म. Metabolic reaction can be demonstrated outside of the body in free cell system. Cell free system का मतलब in vitro culture. And isolated metabolic reaction outside the body of the organism perform in a test tube, neither living nor non-living. ये living भी नहीं हो सकता है और non-living भी नहीं हो सकता है. Hence, while the metabolism is a defining feature, याद रखना है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के बाद मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन वाइट्रो. इन वाइट्रो का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लैबोरेटरी में आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली रिएक्शन इज लिविंग. लेकिन वो रिएक्शन क्या होगा? लिविंग होगा. कई बार पूछा गया है. And cellular organization of the body is the defining feature of life form. इसका मतलब है कि बिना सेल की बॉडी नहीं हो सकती है, बिना सेल का लाइफ नहीं हो सकता है. सेलुलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए. तो आपने देखा मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा कुछ निर्माण हो. और केटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस, जिसके द्वारा क्या हो? निर्माण नहीं हो, विघटन हो. और एक तीसरी बात होती है एम्फीबॉलिक प्रोसेस. एम्फीबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें निर्माण भी हो और विखंडन, ब्रेक डाउन भी हो और सिंथेसिस भी हो. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तीन प्रकार के हो सकते हैं, एनाबॉलिक, केटाबॉलिक, एम्फीबॉलिक, जिस पर हम फिर आगे बायोमॉलिक्यूल में भी बात करेंगे. अगली बात, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is that क्या? Ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimuli. Which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organ. कैसे हम लोग सेंस करते हैं environment को? सेंस organ. लेकिन plant respond to the external factor like light, water, temperature, other organism, pollutant, etc. तो plant भी stimulus receive कर रहे हैं, animal भी. All organisms from prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond the environmental clue. जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब environmental clue को रिस्पॉन्स लेते हैं. आइए, कहता है कि फोटो पीरियड, दिन की अवधि, लाइट की अवधि, फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर. बोथ प्लांट एंड एनिमल. आप पूछेंगे सीजनल ब्रीडर क्या है? प्लांट में समझिए सीजनल ब्रीडर क्या है. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कब होती है? जब दिन की लंबाई छोटी होती है. और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कब होती है? जब दिन की लंबाई बड़ी होती है. तो इस तरह के पौधे को शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट या हिंदी में हम लोग रबी और खरीफ की फसलें कहते हैं. तो क्या है? फसलों पर फोटो पीरियड का प्रभाव पड़ रहा है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस का प्रभाव पड़ रहा है. इसी तरह एनिमल भी हैं, उनके भी ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होते हैं, यानी लाइट का रिस्पॉन्स उन पर भी पड़ रहा है. ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग इन देयर बॉडी. ये सारे काम कैसे होते हैं? तो उनके शरीर में कुछ केमिकल होते हैं, उसके द्वारा होते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर देयर सराउंडिंग. सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहते हैं. अब आइए ह्यूमन में. ह्यूमन बीइंग इज only organism who is aware of himself.
मनुष्य ऐसा है कि जो अपने आप भी, अपने प्रति भी, सेल्फ के प्रति भी अवेयर होता है, और इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्शसनेस। क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शसनेस। सेल्फ कॉन्शसनेस। सो कॉन्शसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस प्रकार कॉन्शसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई। तो हमने क्या देखा कि लिविंग बीइंग की 4 प्रॉपर्टी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस, जिसमें 2 नॉन डिफाइनिंग है और 2 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार आपने लिविंग बीइंग के बारे में समझा, और व्हाट इज द लिविंग अगर कोई पूछता है तो उसे आप बताने में सक्षम है कि लिविंग बीइंग की क्या क्या प्रॉपर्टी है। 2 डिफाइनिंग है और 2 नॉन डिफाइनिंग है। When it come to the human being, it is all the most difficult to define living state. ह्यूमन बीइंग के केस में हमको जिंदा कैसे है, ह्यूमन कब तक जिंदा है, ये डिफाइन करना दिक्कत है। क्योंकि जब पेशेंट कोमा में है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। We observe patient laying in coma in hospital virtually supported by machine which replace the heart lung। मैंने वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। The patient is otherwise brain death, और उसका ब्रेन भी डेथ कर गया है। This patient has no self consciousness। इस स्थिति में पेशेंट क्या है? सेल्फ कॉन्शसनेस को नहीं रखता है। Are such patient who never come back to normal life, living or non-living? Surely living। नॉन लिविंग का नहीं, कोई सवाल ही नहीं। इन हायर क्लास we will come to know that all the living phenomena are due to the underlying interaction। Property of tissue are not present in the constituent of cell, but arises as a result of interaction among the cell constituents। यानी सेल जिस चीज से बना हुआ है उसके इंटरेक्शन से टिश्यू की प्रॉपर्टी आती है। Similarly, property of cellular organelle are not present in the molecular constituent of the organelle, but arises as a result of interaction among the molecular component। तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके इंटरेक्शन से सेल की ऑर्गेनेला की प्रॉपर्टी आती है, और सेल के ऑर्गेनेला की इंटरेक्शन से टिश्यू की प्रॉपर्टी आती है। इसका मतलब है क्या? ये हायरार्की लेवल है। This interaction result emergent property of higher level of organization। ये प्रॉपर्टी क्या इमर्ज करता है? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity। अब तो ये हायरार्किकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? हायरार्की लेवल की है। तो हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह बात हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। Therefore, we can say that living organism are self-replicating। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग, माने रिप्रोड्यूसिंग। दूसरा क्या है? इवॉल्विंग। तीसरा क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग। और चौथा क्या है? रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो अगर पूछा जाए कि लाइफ क्या है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आपको कहना होगा सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, और साथ में कैपेबल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। अब कहता है बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की डिफिनेशन देखिए, यहां दिया हुआ है कि बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। याद रखेंगे, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। या दूसरा डेफिनेशन,
Biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of common genetic material. जेनेटिक मटेरियल दो ही हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। जैसा कि आप जानते हैं भी मनुष्य का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, लेकिन कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। क्लियर? तो आपने इस प्रकार देखा कि लाइफ क्या है और लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन तो भी आपने नहीं देखा, आपने केवल देखा कि लाइफ की प्रॉपर्टी क्या है। तो लाइफ की प्रॉपर्टी 4 है। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा है कंसस